हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको 18 फरवरी विज्ञान की परीक्षा के लिए वैसे वैसे प्रश्न बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपके कल के पेपर में लिखित रूप से आपको उसमें मौजूद मिलेगा। आपके प्रश्न पत्र में इसी से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कह सकते हैं कि हम सभी प्रश्न को लिख कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो बाद में आपको पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर बाद में आप रोते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें समय निकाल कर। इसमें हम आपको 20 प्रश्न बताएंगे कुल, और आपको 20 प्रश्न आपके भेजे में हम डाल देंगे। तो चलिए हम आपको एक एक प्रश्न अच्छे तरीके से समझाते हुए बता देते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? जो अवतल दर्पण है उसे अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस पर समांतर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह सभी किरण को एक बिंदु पर जमा कर लेती है, जिस गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कहने का मतलब है, जब अवतल दर्पण पर कोई समांतर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह सभी किरण को जो है ना एक बिंदु पर एकत्रित कर लेती है, जमा कर लेती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का है? वर्णन करें। तो किसी बिंब या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। यहाँ पर कटती हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण है और इस पर कोई समांतर प्रकाश की किरण पड़ती है और वह फोकस से गुजर जाती है और एक वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो ये दोनों रेखा आपस में जहाँ पर कटती है वहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात एक आकृति बनता है जिसे प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर कह रहा है इस यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह कुल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इस दोनों के बारे में लिखना है क्योंकि यहाँ पर वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आपको इसका वर्णन भी कर देना है। तो फर्स्ट में वास्तविक प्रतिबिंब देकर हेडिंग देना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। वास्तविक कटौन बिंदु से बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और काल्पनिक कटौन बिंदु से बनेगा तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। उसी का परिभाषा इसमें थोड़ा सा आपको वास्तविक जोड़ देना और इसमें काल्पनिक। तो किसी बिंब या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, जो वास्तविक रूप से कटती है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जो काल्पनिक रूप से कटती है वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। उसी परिभाषा को आपको इतना तक लिखना है कि किसी वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से कटती है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। इस दोनों प्रतिबिंब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच व्यक्ति के चेहरे को रखा जाता है तो वह वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या बनता है, जिससे व्यक्ति के छोटे छोटे बाल उसके सामने बड़ा दिखाई पड़ता है, जिससे हजम को जो है हजामत करने में सुविधा होती है। जो है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसीलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप अवतल दर्पण के ये ध्रुव हो गया और उसके फोकस के बीच अगर किसी वस्तु को आप रखते हैं यहाँ पर इसके बीच, तो यह जो है ना बहुत बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है, और यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है, अर्थात सीधा बनता है प्रतिबिंब और आभासी होता है, वास्तविक नहीं आभासी होता है। जिस कारण से हजम को जो है ना छोटे छोटे बाल बहुत बड़ा दिखाई देता है, जिससे वह अच्छा से बाल की कटाई कर देता है, अर्थात हजामत करने में उसकी सुविधा होती है, जिस कारण से अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में क्यों किया जाता है? जो आप स्कूटर देखते हैं
उसके हेडलाइट में जो है ना अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, जो यहाँ पर 2 बल्ब होते हैं। इसमें क्यों किया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण के द्वारा समांतर और बहुत दूर तक फैला हुआ प्रकाश किरण प्राप्त होता है। अतः इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। जो गाड़ी की हेडलाइट होती है वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिस कारण से जो है ना अवतल दर्पण के अगर फोकस पर किसी आप लाइट को रख दीजिएगा तो यह लाइट बहुत दूर तक फैला हुआ समांतर प्रकाश की किरण देगा, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं होती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्नेल के नियम क्या हैं? तो किन्हीं 2 माध्यमों में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है। इसी नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर। इसी को जो है स्नेल का नियम कहा जाता है। देखिए साइन आई का हिंदी होता है आपतन कोण की ज्या, साइन का हिंदी ज्या होता है, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन ही हो जाएगा ज्या का मतलब, और अपवर्तन कोण आर और आपतन कोण आई। साइन आई बटा साइन आर को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। आपको नीचे में ये लिख देना है साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो इसका हम 2 परिभाषा आपको लिखे हैं। तो किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। ये इसका सूत्र हुआ, सूत्र नहीं इसका परिभाषा हुआ। किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। यह जो इस हर व्यक्ति इस तरह से लिखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। यह भी परिभाषा एकदम सही है और वो भी परिभाषा सही है। आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को निकट की ही वस्तु दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु उसे दिखाई देती है, तो उस दोष को दूर करने में अवतल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। तो रेटिना के पहले बन जाएगा तो उसको हमको रेटिना पर बनाना है। तो रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रकाश की किरण को फैलाने की आवश्यकता होती है, और जो फैला सकता है वह गुण जो है अवतल लेंस में पाया जाता है, तथा इसीलिए अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। अर्थात आप शॉर्ट में यह भी परिभाषा बोल सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में जो है ना वस्तु को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए सूर्य की किरण को फैलाने की आवश्यकता होती है, और यह गुण जो है ना अवतले लेंस में पाया जाता है, जिस कारण से अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। इस तरह से शानदार तरीके से आप परिभाषा लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? इसे आप एक चुटकी में बना लीजिएगा। तो जब प्रकाश की किरण या श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह कई रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। टाइप में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, यहाँ पर आपतित की जगह प्रतीत लिखा गया है, तो आपको इस तरह से लिखना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह कई रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। या प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश पड़ती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप ही जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है और उसमें 7 रंग होते हैं। बेजानिह पिनाला इसे ट्रिक से याद रखते हैं, उसमें 7 रंग आ जाता है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि को दूर करने में उत्तल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? आपको इससे पहले बताया निकट दृष्टि तो उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसमें उत्तल लेंस का। तो हम जानते हैं कि दूरदृष्टि में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, उसमें पहले बनता था। तो रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रकाश की किरण को जो है उसमें फैलाने की आवश्यकता होती है, और लेकिन इसमें मोड़ने की आवश्यकता होती है, और यह गुण जो है ना उत्तल लेंस में पाया जाता है। इसीलिए उत्तल लेंस का उपयोग जो है दूरदृष्टि को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए इसमें फैलाने की आवश्यकता होती है और इसमें जो है मोड़ने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर टाइपिंग से थोड़ा गलती हो गया है, क्योंकि टाइप करते समय और आगे की क्वेश्चन जो है हम आपको बिना टाइप करते हुए ही हम सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं और वो आपको क्वेश्चन हम समझा देंगे और आपको याद भी करा देंगे इसी वीडियो में। 10 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? यह भी एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और धूलकण पर पड़ती है, तो वह धूलकण उस प्रकाश को अवशोषित कर के चारों दिशाओं में फैला देता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में क्या-क्या चीज़ें हो सकता है? जलवाष्प हो सकता है, धूलकण हो सकता है, उस पर प्रकाश की किरण पड़ा, तो वह धूलकण जो है उस प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेता है और चारों दिशाओं में फैला देता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जो हम आपको आगे कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, अब जो हम प्रश्न बताएँगे आपको, उसका आंसर हम आपको सिर्फ़ बोल देंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है और क्यों? तो हमको टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि समय बहुत कम है। तो हम आपको इसमें याद करा देते हैं। देखिए, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और कह रहा है और क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि जब प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूलकण पर एवं जलवाष्प पर पड़ती है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन के दौरान जो है ना, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लेकिन जो है ना नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपको याद रखना है, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, अर्थात नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिस कारण से उसकी अधिकता अधिक होती है, जिस कारण से जो है आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, क्योंकि जब वायुमंडल में प्रकीर्णन का आपको थोड़ा-सा परिभाषा लिख देना है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूलकण पर पड़ती है, तो वह जो है आकाश में बैंगनी रंग का जो है ना प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, जिस कारण से उसकी अधिकता नहीं होती है। लेकिन नीला रंग की जो है प्रकीर्णन कम होने के कारण उसकी अधिकता ज़्यादा होती है, जिस कारण से आकाश आपको नीला दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है या रक्ताभ दिखाई देता है, किसके कारण और क्यों? तो इसका भी आंसर वही होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, इसमें समय अलग हो गया, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बोल रहा है, अर्थात सुबह में और शाम होते वक़्त। तो यह किसके कारण दिखाई देता है? तो यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। क्यों देता है? आपको प्रकीर्णन का थोड़ा-सा परिभाषा लिख देना है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के में उपस्थित धूलकण एवं जलवाष्प पर पड़ती है, तो उसमें जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उसके दौरान जो है ना, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल दिखाई देता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम रहेगा, जिस कारण से उसकी अधिकता अधिक होती है और जाके इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ या लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यह भी प्रश्न एकदम वीवीआई है। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसका आंसर लिखना है कि तारा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। क्यों टिमटिमाता है? तो क्योंकि जब तारे से, जो तारा होता है उससे प्रकाश वायुमंडल के गर्म और ठंड हवा से गुजरता है। वायुमंडल में गर्म और ठंड हवा होती है, तो अपवर्तन की क्रिया होती है और अपवर्तन की क्रिया होने के पश्चात जो है प्रकाश कभी तारे के अगल कटती है तो कभी तारे के बगल कटती है। जो तारे के कभी अगल कटती है तो कभी बगल कटती है, जिस कारण से जो है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा क्या है? इसके एसआई मात्रक को लिखें। यह भी प्रश्न बहुत ही शानदार है और बहुत ही छोटा भी है। तो विद्युत धारा क्या है? तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक जो है वह क्या होता है? तो एम्पीयर होता है इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, एक तो मात्रक होता है एम्पीयर, दूसरा जो मात्रक है वह मात्रक होता है कूलम प्रति सेकंड। देखिए कूलम प्रति सेकंड कैसे होता है? तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट आई मान लीजिए, आई बराबर क्या होता है? आवेश की प्रवाह की दर। तो आवेश में जो है कूलम, को आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो आवेश बटा क्या हो जाएगा?
समय हो जाएगा। दर का मतलब होता है समय से आप डिवाइड कीजिएगा। तो आवेश बटा समय होता है विद्युत धारा। आवेश को Q से सूचित करते हैं और समय को T से। तो आवेश जो विद्युत धारा का SI मात्रक हो, इसका SI मात्रक आवेश का कूलम और समय का सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड जो है विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो इसका आंसर होगा, प्रतिरोध किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण है जो अपने अंदर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का जो है ना विरोध करता है। उसको विद्युत धारा को कहता है कि हमारे अंदर न प्रवाहित हो, उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। और इसका SI मात्रक जो है ओम होता है। और प्रतिरोध R बराबर होता है क्या? वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटा एम्पियर होता है प्रतिरोध बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? यह भी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को आपको हम सबसे शानदार तरीके से बताने वाले हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जॉर्ज साइमन नाम का एक वैज्ञानिक था। वह वैज्ञानिक क्या किया कि विद्युत धारा I और विभवांतर V के बीच जो है ना एक संबंध स्थापित किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इतनी बात आपको लिखना है। उसके बाद जो है ओम के नियम के अनुसार क्या कहता है कि नियत अगर टेम्परेचर ताप रहेगा पर किसी चालक से विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर उत्पन्न जो विभवांतर V है वह विद्युत धारा का समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब है, माना कि किसी चालक से I विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें विभवांतर भी उत्पन्न होता है। तो इस नियम के अनुसार जो है V जो है वह समानुपाती होगा I अर्थात विद्युत धारा का। इससे एक नियम निकलता है क्या? V बराबर IR। यहाँ पर R जो है वह कांस्टेंट है, समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर यह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, घरेलू परिपथ में सुरक्षा फ्यूज का उपयोग जो है क्यों लगाया जाता है या इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर लिखना है आपको। हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ में विभिन्न प्रकार के बिजली उपकरण रहते हैं, जैसे में बल्ब रहेगा, फैन लगा हुआ रहेगा, मान लीजिए किसी तरह का फैन लगा हुआ रहेगा, रेफ्रिजरेटर लगा रहेगा, कूलर लगा रहेगा, टेलीविज़न लगा रहेगा। अन्य उपकरण जो है हमारे विद्युत परिपथ में जुड़ा रहता है, ये आप भी जानते हैं। जब कभी जो है विद्युत धारा परिपथ से प्रवाहित होने लगता है, अर्थात परिपथ से बहुत सारा विद्युत धारा जब प्रवाहित होने लगता है तो इस धारा को नियंत्रित करने के लिए एक यंत्र सुरक्षा फ्यूज को जो है लगाया जाता है, जो इस धारा से जो है ना कम गलनांक होने कारण वह गलकर पिघल जाता है या टूट जाता है। अगर यह टूट जाता है तो पूरा विद्युत संपर्क को जो है यह रोक देता है, जिस कारण से जितने भी उपकरण हैं वह जो है बंद हो जाता है और महंगी से महंगी जो बिजली की उपकरण होती है वह नष्ट होने से बच जाता है, जिस कारण से घरेलू परिपथ में सुरक्षा फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि आपके घर में बिजली पंखा सब कुछ लगा है, अगर एकाएक बहुत तेज की धारा आती है तो सभी को शॉर्ट लग जाता है। आप सुने होंगे शॉर्ट लग जाता है, तो उस शॉर्ट लगने से बचने के लिए सुरक्षा फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, जो पहले ही गल जाता है और बीच रास्ते से ही कनेक्शन को तोड़ देता है और सभी उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि इसमें ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। अर्थात ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका हम नाश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम क्या है?
तो मैक्सवेल ने चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबक के क्षेत्र और विद्युत धारा से संबंधित जिस नियम का प्रतिपादन किया उसे मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त का नियम कहा जाता है, दाएं हाथ का नियम कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार से जब हम कोई धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ में इस तरह से पकड़ते हैं, मान लीजिए ये हमारा हाथ हुआ, ये अंगूठा हुआ, इसमें हम कोई धारावाही चालक को इस तरह से पकड़े हुए हैं कि जो है ना हमारा अंगूठा जो है वह विद्युत धारा आई की दिशा को बताता है, और जो है अन्य उंगलियां, ये जो तीनों चारों उंगलियां है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। इसे ही जो है ना मैक्सवेल का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? और यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इसका भी आपको आंसर कुछ इस तरह से समझना है और बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि जब किसी चालक तार को किसी प्रवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई चालक तार है उसको जो है किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो है उसको रखा जाता है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है और यह घटना विद्युत प्रेरण कहलाता है या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं दूसरा परिभाषा में कि जब किसी बंद निकाय में कोई धारावाही चालक को अगर आप लाते हैं तो वह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने लगता है और यह घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। यह भी एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम एक क्वेश्चन इससे बता देते हैं कि जो जनरेटर या जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुल 20 प्रश्न कराए हैं और यह 20 प्रश्न आपके 10th बोर्ड एग्जाम में 2022 को 18 तारीख को जो होने वाला है फरवरी में, उसमें निश्चित रूप से आने वाला है। कल के लिए हो जाइए तैयार और आप इस सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।